कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा प्रेरित किया कि मैं समाज सेवा में आगे जाऊं। और नहीं किए। मैं ईश्वर की कृपा ही मानता हूं कि बहुत से काम ईश्वर ने मुझसे करा लिए कि 1972 से लेकर के 1994 तक एक भी कॉलेज कल्याण में बना नहीं और इतनी बस्तियां बढ़ गई हैं। 11 जन लोग मिलकर के एक कमेटी बनाए और वहाँ ही हम लोगों के मन में विचार आया कि अग्रवाल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। मुझे विरोध से मेरी शख्सियत ज़्यादा निखरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। इसको लेकर के आपकी क्या सोच है? आज की युवा पीढ़ी के लिए एक सोच मेरी थोड़ी सी ऐसी है कि मोबाइल को लेकर के बच्चे ज़्यादा थोड़ा सा आग्रही रहते हैं। आपकी एनर्जी का राज क्या है? बस मुझे ऐसा लगता है कि वो एक शेर है कि न जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे, न जाने कौन दुआओं में याद करता है मुझे, हर बार डूबता हूँ मैं और समंदर उछाल देता है मुझे। क्या बात है, क्या बात है। ये लोगों अभी आपने बताया कि आप कांग्रेस की विचारधारा के होते हुए भी आपका सभी पार्टियों के साथ उतना ही अच्छा बर्ताव था, व्यवहार था, आना जाना है। अभी भी है। लेकिन आज की जो वर्तमान समय की राजनीति है उसके बारे में आपका क्या क्या ये ओपिनियन है? देखिए, बात ऐसी है, मुझे लगता है कि बड़े लोगों में समझदारी है। जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बिल्कुल। वो देश के प्रधानमंत्री हैं और उनके नेतृत्व में बहुत कुछ अच्छा काम चल रहा है। लेकिन कुछ जो व्हाट्सएप का ज्ञान रखने वाले लोग हैं, वो जाति, भाषा, धर्म, संप्रदाय, इसको ज़्यादा राजनीति में जो देश के लिए हितकारी नहीं है। जाति, भाषा, संप्रदाय, जाति, धर्म के जो झगड़े हैं, ये सब नासमझी की बातें हैं। मतलब तो है दिल को समझाना, चाहिए मानो चाहे वो मानो। एक शेर में हमेशा पढ़ता हूँ, मेरा नहीं है किसी और का है, कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने कि मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो न पाए मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगहबान को भी हो। मेरे जो मित्र मंडली में हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी है, ईसाई भी है, और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अगर ये देश के लिए हितकारी है कि जाति, धर्म, भाषा, संप्रदाय, इनसे अलग हट करके अगर हम देश के बारे में सोचें तो ही देश का भला होगा। सर, कोरोना के समय में भी आपने बहुत काम किया और हमने देखा कि बड़े बड़े टीवी चैनल ने भी कल्याण में आकर के आपके कार्यों के बारे में बखान किया। तो सर, कोरोना के समय आपका किस प्रकार से काम था? अगर आप हमारे साथ बता सके तो बहुत हमारे दर्शकों के लिए प्रेरणादायी होगा। खिचड़ी तो जैसा मैंने बताया मंदिर में बंटती थी, तो हम लोग अपने लेवल पे मंदिरों में, मंदिर के सामने खिचड़ी बांटते थे। पुलिस के अधिकारियों ने भी परमिशन दे रखी थी, लाइन लगाते थे और बांटते थे। लेकिन मुझे अच्छे अच्छे घरों से फ़ोन आने लगा कि राशन नहीं है, खाने के लिए नहीं है, पैसे भी नहीं है। तब मेरे दिल में बड़ी छटपटाहट हुई, कुछ करना चाहिए। तो मैंने एक बड़ा टोप पहले खिचड़ी बनाई और जो आजू बाजू के मेरे जितने समाज सेवक हैं, नगर सेवक हैं, उनको फ़ोन किया कि मैं तो अकेला कितने आदमी को खिचड़ी बांट पाऊँगा, 100, 200, 400। उनको मैंने आह्वान किया कि आप लोग टोप लेकर के आओ और मेरे यहाँ से खिचड़ी ले जाओ और आपकी एरिया में बांटो। तो शुरू में तो एक बड़ा टोप, बाद में 2, 3, और बाद में तो अनंत हलवाई जी की मिठाई की दुकान बंद थी, उनका कारखाना हमको मिल गया और हम और व्यापारी मंडल के सारे लोग इकट्ठा हुए। 15-15, 20-20 बड़े बड़े टोप, जिसमें कि छोटे 20-20 टोप लोग ले जा सके, ऐसे 300-300, 400-400 टोप खिचड़ी हमने बांटना शुरू किया। और मुझे लगता है कि वो ईश्वर ने हमारे हाथों से बड़ी अच्छी सेवा ले ली और यही वजह था कि उसकी धूम पूरे भारत में चली। मेरा इंटरव्यू लेने आज तक वाले आए, इंडिया टीवी वाले आए, बहुत सारे चैनलों ने मेरा इंटरव्यू लिया कि ये कैसे हो पा रहा है, कैसे मैनेज कर रहे हो। तो आपको बताऊं, हमारे जो अनाज के मार्केट के लोग भी, कोई 2 गुनी चावल भेज रहा है, कोई 2 गुनी बटाटा भेज रहा है, कोई तेल के डब्बे भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है, कोई कुछ भेज रहा है। और हमारे पास एक टाइम था कि 50-50 गोनी बटाटा चावल स्टॉक रहने लगा।
तो हम लोगों ने अनाज बांटना भी शुरू किया फिर कि ले जाओ जिसके घर में। और फिर मुझे याद है कि मुझे कभी फ़ोन आ जाता था कि वसई से कि घर में खाना नहीं है, तो हम उनको कहते थे कि तुम जाओ बगल के किराने की दुकान में ज़रूरत की चीज़ खरीदो, व्हाट्सएप पे मुझे स्कैनर भेजो, मैं उनको पैसे भरता हूँ। और बाद में एक दो लोगों से शुरू हुआ काम, बाद में 200 300 परिवारों को लगभग 500 रुपए का राशन प्रतिदिन हम लोगों ने देना शुरू किया। खिचड़ी बांटो पे मेरा परिवार जुट जाता था पूरा। जी। फिर आपका परिवार भी बिल्कुल आपको सहयोग करता है। हमने कई बार देखा है, आपके बच्चे हो गए, आपके नाती पोत जितने भी लोग हैं, सभी लोग आपके कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर की बड़ी कृपा है, बहुत कृपा। फिर धीरे धीरे गणपति आई, थोड़ा कोरोना से लोगों को राहत मिलने लगी। गणपति में मेरा पूरा परिवार जुटा। मेरे पिताजी की जितनी उम्र है उतने साल की मेरी गणपति है। हाँ, मेरे पिताजी का जब जन्म हुआ था उसी समय मेरी दादी ने उसी साल भगवान गणपति की स्थापना हमारे घर में की। 1.5 दिन की गणपति होते, लगभग 80 साल होने आए गणपति हमारे यहाँ स्थापना करते करते। 1.5 दिन की गणपति, उस गणपति में पूरा परिवार इकट्ठा हुआ और हम लोग 41 आदमी का संयुक्त परिवार, हम लोग 41 आदमी एक ही जगह पे एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। हम लोग 36 आदमी एडमिट हुए। एक मेरा बच्चा आयुष में, 18 लोग नेतेली के हॉस्पिटल में, 17 लोग एजी हॉस्पिटल में, 36 आदमी हम लोग एक साथ कोरोना में एडमिट हुए, कोरोना के शिकार हुए। 5 ही लोग घर में बचे। वो बड़ा त्रासदी का समय था, बहुत भयंकर। तन मन धन सभी जगह से तकलीफ, बिजनेस बंद, सब लोग एडमिट, पैसे की भी तंगी। वो बड़ा बहुत बुरा दौर गुजरा। लेकिन रहीम जी लिखते हैं कि रहीमन चुप होए बैठे हो देख दिनन को फेर। कि रहीम कहते हैं कि दिनों का फेर आए तो चुप हो के बैठना। रहीमन चुप होए बैठे हो देख दिनन को फेर, फिर नीके दिन आएंगे बनत न लागे देर। वाह, क्या बात है। फिर से अच्छे दिन आएंगे। हे रहीम समझाते हैं कि तुम चुप बैठना। मुझे लगता है कि वो दौर भी गया और फिर धीरे धीरे गाड़ी पटरी पे आ रही है। सर, इसके साथ साथ आपकी कविताओं में बड़ी रुचि है। आप बहुत सारे साहित्यिक संस्थाओं को चलाते हैं, समय समय पे कवि सम्मेलन, मुशायरों का आयोजन करते हैं। आपके द्वारा खुद कुछ किताबों का लेखन हुआ है। तो सर, ये सब कैसे आप मैनेज करते हैं? और ये साहित्यिक सफ़र के बारे में, साहित्यिक जो लगाव है उसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे साथ साझा कीजिएगा। हिंदी उर्दू में मैं उर्दू लिपि नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन उर्दू को मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। हिंदी में मैंने एमए किया हुआ है। हिंदी में मेरी रुचि थी। हिंदी वोकैबुलरी भी अच्छी है मेरी, मतलब वक्तृत्व भी अच्छा है। हिंदी में भाषण भी करता हूँ, हिंदी में लिखता पढ़ता हूँ, हिंदी में जीता हूँ। तो कुछ न कुछ ऐसे मैं लिखा करता था और ऐसे ही पढ़ा रह जाता। तो असरार मुस्तर साहब मेरे एक अच्छे कवि मित्र हैं। एक बार वो मेरे पास आए तो वो मेरे पास बैठे गप्पा मारते थे, तो ऐसे ही कापी पड़ी थी और पन्ना उलटने लगे। बोले किसने लिखा है? मैंने कहा मैं ही लिखता हूँ। बोले कविता भी लिखते हो? हाँ। गज़ल भी लिखते हो? हाँ। तो बोले फिर इसको पुस्तक रूप में क्यों नहीं प्रकाशित करते हो? तो मैंने कहा कि कोई ऐसा मिला नहीं जो मुझे सजेस्ट कर सके। उसके पहले हालांकि एक पुस्तक मैंने लिखी थी, संस्कृति संगम, संपादित की थी, लिखी नहीं थी, संकलन किया था। भाषण करने जब मैं जाता था तो जैसे ही नीचे उतरता था तो कोई पूछता था कि ये कबीर का दोहा क्या है, ये श्लोक क्या है, ये सुभाषित क्या है, ये कहानी क्या है, मुझे दो। ऐसे मुझे बताना पड़ता था जो भाषण प्रेमी लोग हैं। तो मैंने मन में विचारा क्यों ना एक संपादित करके, मुहावरे हैं, कविता है, कवि 2 पंक्तियाँ हैं, श्लोक हैं, चौपाइयाँ हैं, कबीर के दोहे, रहीम के दोहे, इनको क्यों ना एक संपादित करके एक पुस्तक बनाया। और पहली पुस्तक संस्कृति संगम मेरी प्रकाशित हुई और लोगों ने हाथों हाथ उसको लिया। फिर जब असरार भाई ने जब मुझे कहा, वो भी स्वर्ग में, उनकी आत्मा को मैं अभिवादन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम पहले मीटर में लिखना शुरू करेंगे। क्या है? तो काफिया रदीफ ये सब मैंने पढ़ा था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझा के
कि काफिया क्या होता है, रजीब क्या होता है, और मतला क्या है, हुस्न मतला क्या है, मक्ते का शेर क्या है, और कैसे मीटर में लिखना चाहिए फाइलतून फाइलून, वो सब उन्होंने मुझे समझाया। समझाया। और उसके बाद मेरी पहली गज़ल की पुस्तक प्रकाशित हुई। उसके बाद फिर एक कविता की, फिर एक उपन्यास भी आया, फिर एक प्रेरक कथाएं जो मैं मंचों पे से कहता हूँ, 2 आई। अभी एक शेरदी भी मेरी, पानी के बुलबुले, हो सकता है मैं नेक्स्ट मंथ में किताब छपने में, अगले महीने उसका शायद मैं लोकार्पण करूं। मैं आपको भी दावत सुखन देता हूं कि उस समय आप भी उस प्रोग्राम में आना। हमारा सवाल और ऐसी भी मेरी 6 पुस्तकें प्रकाशित हो गई हैं। 7वीं पानी के बुलबुले सीगरी, एक जोगिया जोग जगावत है। जोगिया जोग जगावत है, जी वो जी पुस्तक जी जी। मेरे हाथ लगी, और पुस्तक हमारे लाइब्रेरी में पढ़ी हुई है, तो मैं 2-3 बार उसको घर लेके गया, पढ़ा। तो उसमें जो आपने संग्रह किया है उसके बारे में जरा सा आप हमें बताइए। जोगिया जोग जगावत, बहुत अच्छी लगी मुझे पुस्तक। हाँ, तो मेरे मुंह में था, आपने उसको लपक लिया। मतलब एक ऐसा है कि एक मन में भाव रहता है कि कुछ ऐसा मैसेज देते चलो लोगों को। मेरा जैसे एक उर्दू का फिर शेर याद है, बरबस। वाह, क्या बात है। ये इंटरव्यू को हमारे दर्शक बहुत जरूर पसंद करेंगे कि उनको बहुत सारी शायरियाँ सुनने का सौभाग्य मिल जाएगा। कि जिनका काम है अहले सियासत उनका वो जाने, वाह, जिनका काम है अहले सियासत उनका वो जाने, मेरा पैगाम है मोहब्बत जहाँ तक पहुँचे। जहाँ तक पहुँचे। तो ये मोहब्बत का पैगाम मैं बहुत पहुँचाते रहता हूँ। मैं आपको बताऊँ, मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, मैं मस्जिद में भी जाता हूँ, बिल्कुल। मेरे मुसलमान मित्र बहुत सारे, मैं ईद मिलन का कार्यक्रम करता हूँ, रोज़ा इफ्तार का कार्यक्रम करता हूँ। हमारे गुरु नानक जी के वहाँ तो भंडारा वगैरह में खाली सेवा ही देनी है आपको, पूरा समर्थ समाज है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जाए और जो आपसी वैमनस्य दूर हो। तो जोगिया जगावत की संकल्पना भी यही है कि मैं एक जोगी हूँ और मैं अपनी भूमिका में हूँ, लोगों में प्यार और मोहब्बत की अलग जगा रहा हूँ वही। और उसके अब जो जितनी पढ़ेंगे कविताएं और गज़ल, तो वो भी सारी इसी बात को लेकर के आधारित है। सर, आपकी टीम में कौन कौन है? आप लेखन भी करते हैं, हर एक प्रकार, ऐसा कोई फील्ड नहीं छोड़ा है आपने। आगे तो मैं पूछूंगा, आप शादियाँ भी करवाते हैं, तो ऐसा कोई फील्ड छोड़ा नहीं है। तो ये मैनेज कैसे होता है? आपकी कोई पीआर टीम है, आपके कोई लोग हैं, कैसे आप ये सब मैनेज करते हैं? ये जो आप लोगों की नई आधुनिक योजना है ना, सीखने की, जानने की ख्वाहिश है, जरूर है, लेकिन देखो भाग्य भी अपना काम करता है। आज दिनेश बावरा जो आज लाखों करोड़ों आदमियों के बीच में जाना जाता है, हजारों आदमियों के बीच में अपनी मुक्तक, छंद, व्यंग, कविता पाठ करता है, वो दिनेश बावरा संजोग से मेरे सोनोने कॉलेज में एज ए ओएसडी काम करके गया। और जितना ओएसडी की पगार मैं आज देता हूँ, दिनेश अपनी टीम में उससे डबल पगार बांटता है। वो दिनेश मेरे अग्रवाल कॉलेज का विद्यार्थी रहा है, मेरे सोनोने कॉलेज में वो काम करके गया। अब ऐसे लोग जब मेरे साथ हैं, डॉक्टर मनीष मिश्रा, डॉक्टर मनीष मिश्रा गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी में हैं। डॉक्टर मनीष मिश्रा ने कुछ दिन मेरे सोनोने कॉलेज में भी अपनी सेवाएं दी और आज हिंदी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट अग्रवाल कॉलेज में हैं। और विदेशों में बहुत, विदेशों में उज्बेकिस्तान में अभी उनकी 2 साल के लिए अपॉइंटमेंट हुई थी, 2 साल वहाँ रह के आए। दिनेश बावरा अमेरिका वगैरह हर जगह कविता पाठ करके आए। सुनील सावरा अमरनाथ में रहते, मेरे प्रियजनों में से एक है सुनील सावरा। तो ये सब लोग मेरे भाग्य से मेरे साथ, मेरे साथी मिले। श्री आलोक भट्टाचार्य डुम्बिली में कवि हुआ करते थे, वो मेरे बड़े भाई के रूप में उनको देखता हूँ, अभिवादन भी करता हूँ, उनकी स्मृति को प्रणाम करता हूँ। उन्होंने अपने मरने के बाद अपना अग्नि संस्कार नहीं किया था, उन्होंने अपनी देह हॉस्पिटल को दे दी थी कि उस पर लोग, हाँ, यस, उसमें उन्होंने दान दे दिया था। तो मैंने राष्ट्रीय स्तर के कवि सम्मेलन, जिसमें आपको जो राष्ट्रीय स्तर के जितने भी नाम लेना हो, वो सारे राष्ट्रीय स्तर के कवि कल्याण में मेरे मंच से पढ़ के गए हैं।
वाह, क्या बात। चाहे आप हरिओम पवार जी का हरिओम नाम पवार ले लो, जी। चाहे वो जो भी आप नाम लीजिए बड़े से बड़ा, वो हो, चाहे सत्यनारायण सत्तन हो, वाह, चाहे बाल कवि बैरागी हो, चाहे माया गोविंद जी हो, चाहे जितने भी बड़े कवियों का नाम लो, वो सारे मेरे मंच पे कविता पाठ करके गए। प्रदीप चौबे हों, जी। शैलेंद्र चतुर्वेदी हों, जी। ये सारे मेरे सब मंच पे प्रतिष्ठित नाम है, हाँ, सब ख्याति प्राप्त है इस ख्याति समय। प्राप्त नाम। सर, एक तो आपका जो दायरा है वो व्यापार का है, जहाँ पे पूरा पैसे की का बात होता है। दूसरा शिक्षा और समाज सेवा है, जहाँ पे तो बिल्कुल पैसा नहीं है, पैसा डालना है। तो इन दोनों के बीच में संतुलन कैसे बनाते हैं आप? एक जगह पैसे की बात करनी है, दूसरी जगह पैसे की बात करनी ही नहीं है, पैसा लगाना है। देखिए, आपको मैं बताऊं, जो भी पैसा कमा रहा है ना, तो उनके खुद के कुछ शौक भी होते हैं। कोई पार्टियां करता है, जी। कोई तम्बाकू खाता है, महंगे फोन लेता है, महंगे फ़ोन लेता महंगी गाड़ी है, लेता है। महंगी गाड़ी लेता है, महंगे कपड़े पहनता है, महंगे जूते पहनता है, महंगी घड़ियां पहनता है। हमारे व्यापार क्षेत्र में पार्टी खासकर ज़्यादा लोग करते हैं, और उनकी पार्टियां फिर अलग तरह की होती हैं, अलग अलग चीज़। तो कहीं ना कहीं पैसे तो उनके सब लग रहे हैं ना व्यापार में जी। जो है। मैंने शौक बना लिया है समाज, साहित्य, पर्यावरण, स्पोर्ट्स, उनकी सेवा में। तो मेरा और मेरे परिवार का जो भी पैसा है वो हमारे इस शौक में हम लगाते हैं। वाह। समाज सेवा में, शैक्षणिक सेवा में, पर्यावरण की सेवा में, स्पोर्ट्स में, गरीबों को, जैसे मैंने बताया कि वंचित परिवारों को मदद करने में, अन्नदान वाटप है। हाँ, अन्न सरयू बांटने पारण में। ब्राह्मण मंच का भी जो कार्य है, जो आप वर और वधु को मिलाते हैं, वो उसका ख्याल कैसे आया, और उसके बारे में थोड़ी सी हमें जानकारी है। बीइंग ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करने की वजह से, और खास करके उत्तर भारत, काशी के ब्राह्मण हम लोग, अच्छा। तो सरयू पारण ब्राह्मण समाज है अपना हिंदी भाषियों का, जो कि उत्तर भारत से बिलोंग करता है, खासकर पूर्वांचल क्षेत्र से। तो समाज क्षेत्र में हूँ तो लोग मुझसे पूछते थे कि कोई लड़के का बायोडाटा हो तो बताइए, मेरी लड़की बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, बड़ी हो गई है। तो मेरे मन में भाव बना कि मैं अपने 5 रिश्तेदार के बेटे और बेटियों के तो नंबर दे देता हूँ, सेट बता कर देता हूँ, लेकिन वैवाहिक समस्या से निजात पाना सरयू पारण ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत सारा समाज अब बम्बई में आ चुका है। अब हमारे गांव में, एक गांव में समझो 20-25 घर होते हैं, मान लीजिए। अब एक बिल्डिंग में 25 घर हैं, बिल्कुल। और आप देखोगे बहुतायत तौर पे, तो एक बिल्डिंग का मुआयना करोगे तो उसमें शुक्ला, तिवारी, मिश्रा, दुबे, पाठक, दीक्षित, ऐसे कोई न कोई 4-5 आदमी ब्राह्मण परिवार के मिल ही जाएंगे, और उनके लड़के, उनकी लड़कियां उच्च शिक्षित होने जा रही हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कहीं ना कहीं पर, जैसे अग्रवाल समाज में होता है, जैन समाज में होता है, परिचय सम्मेलन आयोजित करना चाहिए। और पहले परिचय सम्मेलन में जब हमने आयोजित किया तो मुझे लग रहा था कि ये सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि ब्राह्मण जो होता है ना, जरा ईगोइस्ट होता है। तो ब्राह्मण परिवार का लड़का, अरे मैं अपने लड़के का बायोडाटा आपको दूँ, मैं लड़की का बायोडाटा, नहीं नहीं, जिसको घर जोगी हमारे पास आएगा। तो मैंने सोचा कि इस कड़ी को कहीं ना कहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे दहेज भी समस्या होती जा रही थी। ब्राह्मण के लड़कों के लिए दहेज मांगते थे, लड़के कुंवारे 30-30, 32-32 साल के हो जाते थे, दहेज की वजह से शादियाँ रखड़ने लगी। मतलब अब तो ब्राह्मण समाज के लिए जुगिया जोग जगावत है, अब ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व वाली जोग जगाना पड़ेगा। और फिर पहला परिचय सम्मेलन हमने शुरू किया। उसमें उल्लेखनीय नाम बता दूं तो श्री रामचंद्र पांडे जी सहयोगी सिद्धांत संस्था के अध्यक्ष हैं, आदरणीय मुरलीधर तिवारी जी जो ब्राह्मण समाज के महामंत्री हैं, मेरे मित्र विजय तिवारी जी, उनके सुपुत्र अमित तिवारी जी, दर्शन तिवारी जी, विजय त्रिपाठी जी, बाबा तिवारी जी, चंदू तिवारी जी, मन्ना पांडे जी, दीपक पांडे जी, ऐसे बहुत सारे लोग, नरेंद्र पाठक जी, महेंद्र पाठक जी, ऐसे सारे लोग हम लोग इकट्ठा होने लगे। और पहला ब्राह्मण सम्मेलन हम लोगों ने भाजनवाड़ी कल्याण में आयोजित किया। बताते हुए हर्ष होती कि अभी पिछले महीने 22वां वर वधु परिचय सम्मेलन हमने आयोजित किया, और कभी दादर में आयोजित हुआ, कभी मलाड में आयोजित हुआ, कभी वसई में।
तो कभी नाला सोपारा में, कभी टिटवाला में, तो कभी नई मुंबई में, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में भी आयोजित हो रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बच्चों की, खासकर लड़कों के बायोडाटा की पुस्तिका बनाते हैं। सरजू पारिन पेपर बैनर बनाते हैं, जो पेपर छापते हैं, जो मेंबर्स के लिए होता है, और उसके माध्यम से हम हजारों बायोडाटा लोगों में विस्तृत करते हैं। बताते हुए खुशी होती है कि एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वर वधु बायोडाटा ग्रुप, 1 और 2, ऐसे 2 ग्रुप है। उसके माध्यम से हजारों शादियाँ तय हुई, हजारों शादियाँ विवाह परिचय सम्मेलन के माध्यम से तय हुई। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि कुछ हद तक वैवाहिक समस्या से हम लोग निजात पा चुके हैं। हमारे ब्रिजेश पांडे जी हैं, उनकी सेंट की फैक्ट्री है, रैमसन्स के नाम से उनकी परफ्यूम की फैक्ट्री, जो पूरे विश्व में विख्यात है। उनके ब्रांड एम्बेसडर हैं शिखर धवन, जो क्रिकेटर है। उन्होंने पहले सम्मेलन में 1 लाख रुपए की परफ्यूम ब्राह्मण भाइयों में बांट दी। वाह, क्या बात है। ये भी एक देखिए जज्बा होता है। तो कुछ ही नाम ले पा रहा हूँ, तुरंत मुंह पे भी नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे डॉक्टर पंकज उपाध्याय हैं, डॉक्टर दीप नारायण शुक्ला जी हैं, मुंबई के हमारे जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, बीजेपी के प्रेम शुक्ला जी, वो हमारे प्रमुख संरक्षक हैं। तत्कालीन मंत्री, पूर्व मंत्री, खासदार, सांसद श्री रमेश दुबे जी हमारे संरक्षक हैं। भूतपूर्व मंत्री चंद्रकांत त्रिपाठी जी हमारे संरक्षक हैं। जगदम्बा तिवारी जी बहुत बड़े हमारे समर्थक और संरक्षक हैं। प्रेम शंकर मिश्रा जी, जो मेरे के साले भी हैं, रे रोड में उनका मानकेश्वर मैकेनिकल वर्क चलता है, भोला शंकर मिश्रा डिग्री कॉलेज उनके पिताश्री के नाम पे, वो हमारे बहुत बड़े संरक्षक हैं। तो बहुत सारे लोग, किसका नाम लूँ, किसको बोलूँ, कुछ नाम भूल जाएगा तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि एक बार और इंटरव्यू लूँगा, मैं उन लोगों का नाम लूँगा जिनका मैं नाम भूल जा रहा हूँ। कमाल की आपकी याददाश्त है कि आप इतना काम करने के बाद इतने लोगों से आपका हर दिन मिलना होता है, फिर भी आपके स्मरण में ये सब नाम हैं। और मन तो ये कर रहा है कि आप हमें बात बताते रहें, कहानियाँ बताते रहें, हम सुनते रहें, लेकिन समय की सीमा है, इंटरव्यू में बहुत लंबा हो रहा है। एक शेर मुझे याद आया कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बहुत मुश्किल है बड़े होकर बड़ा होना। तो आप वाकई बहुत बड़े हैं, आप वाकई बहुत बड़े हैं कि मैंने इतने सारे लोग का साक्षात्कार किया, पॉडकास्ट किया, लेकिन जो मज़ा आपके साथ बातचीत में आया है वो इसके पहले कभी नहीं आया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका चैनल क्या नाम से है? अनकही विद राजेश। अनकही विद राजेश। बहुत मैंने बड़े बड़े गंभीर लोगों को भी इंटरव्यू लेते हुए, लेकिन कम उम्र में आपने जो बढ़िया ढंग से संचालन किया, आपको भी बहुत बहुत दिल की अतः गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। आपके चैनल के लिए मैं शुभ चिंतन करता हूँ कि वो कामयाब हो। सर, अंतिम प्रश्न ये है कि आपको क्या मैसेज देना है समाज को, सभी माता पिता को, सभी बच्चों को, टीचर्स को, क्या मैसेज आप देंगे? बच्चों के लिए मैसेज है कि माता पिता की उम्मीदों पे आप खरा उतरें, पढ़ाई लिखाई और कैरियर पे ध्यान दें। ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई लिखाई, स्पोर्ट्स, जिसमें भी आप ऐसा पारंगत हो उस क्षेत्र में आप काम करें। माता पिताओं से विशेष तौर पे आग्रह है कि बच्चों पे भी ध्यान रखें। बच्चे कभी कभी तो मैंने आत्महत्या भी करते हुए देखा है। थोड़ा सा बच्चों की समझ को भी समझें। समाज के लोगों से आग्रह है कि जाति धर्म भाषा संप्रदाय की खाई में देश को न बांटें। राजनीतिकों से निवेदन है कि देश के विकास पे ध्यान दें। टीचर्स से निवेदन है, मेरे टीचर से भी आग्रह रहता है कि टीचर्स बहुत बड़ा रोल रहता है आपका। हाँ, टीचर जो मैं अभी 2 कॉलेज चलाता हूँ, कभी कभी देखता हूँ कि बच्चे भी नहीं हाजिर रहते हैं, तो टीचर से भी निवेदन करूँगा कि वो भी बच्चों को मोटिवेट करें। कॉलेज में बच्चे आएँ, बैठें, पढ़ें, अपने जो आपको ईश्वर ने काम विहित किया है उसको करें। समाज के, मेरे मित्र परिवार के और सामाजिक लोगों से निवेदन है कि हमारे एक जैन मुनि ने कहा था कि किसी का दुख सुनने के बाद अगर आपके पास पैसा है और आप नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, पैसा नहीं है दे नहीं पा रहे, समय नहीं है दे नहीं पा रहे, तो भी किसी विपदा में पड़े हुए आदमी के दुख सुनने के बाद उसकी कोई और मदद न करना, लेकिन अपने जेब से एक रुमाल निकाल करके उसको आंसू पोंछने दे देना, वो भी एक बहुत बड़ा
एक डूबते हुए को सहारा होगा। और जो समाज सेवा करने के नए इच्छुक लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, किसी को तकलीफ मत दो, ये भी बहुत बड़ी समाज सेवा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बड़ी समाज सेवा। सर अभी रैपिड फायर राउंड है, यहाँ पे प्रश्न होंगे, आपको छोटे छोटे जवाब देने हैं जी। इतने सारे पदों और जिम्मेदारियों में से कौन सा काम आपके दिल के सबसे करीब है? मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा जो लगता है, जो वंचित परिवारों की सेवा में मैं जो समय देता हूँ वो बहुत अच्छा लगता है। आपका पसंदीदा शौक क्या है? पसंदीदा शौक मैं कविता गजल लिखना और गाने गाना। वाह क्या बात है। समाज सेवा या परिवार, किसे समय देना ज़्यादा मुश्किल है? परिवार को ही कम दे रहा हूँ क्षमा चाहते हुए। सबसे प्रिय किताब अपने लिखी या किसी और की? सबसे प्रिय किताब, अगर मुझे सबसे प्रिय किताब अच्छी लगती है तो आज भी प्रेमचंद जी की गबन। वाह गबन। आज भी। आज भी। वैसे सभी किताबें अच्छी हैं लेकिन गबन बहुत अच्छी लगती है। आपकी प्रेरणा कौन है? मुझे, मैं अगर कहूँ तो मैं अगर सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ तो मेरे पिताजी के व्यक्तित्व को और व्यवहार को देख के। वाह क्या बात है। अगर आप समाज सेवक न होते तो क्या होते? मैं डॉक्टर होता था। अच्छा। मैं रैपिड फायर राउंड है, थोड़ा सा बोल सकता हूँ। मुझे 11th में फर्स्ट क्लास आया था और जब मैं गया BMS के एडमिशन के लिए पुनर्वसु मित्तल कॉलेज में, तो वहाँ पे कुछ 52% पे कट ऑफ लिस्ट थी, मेरा 60% एंड अबव था। मैं जाता तो जाकर के सीधे पैसा भर देता और आज मैं BMS डॉक्टर होता। और मैं, वो मेरे मन में अभी भी थोड़ा सा रिग्रेट है कि यार मैं डॉक्टर बन गया होता तो सुबह 2 घंटा 3 घंटा, शाम को 2-3 घंटा देता, घर में आराम करता। पैसे की कमी तो पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। पैसे वाले परिवार में ही जन्म लिया मैंने। तब ये होता कि आपका शायद मैं उसमें उस समय गरीबों की सेवा करता होता। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज आपका हर एक गली मोहल्ले में आपका घर है, आप लोगों के दिलों में राज करते जी हैं। जी जी। सर दिन की शुरुआत किससे करते हैं, चाय, अखबार या ध्यान? दिन की शुरुआत सच में पूछो तो मैं एक 5-10 मिनट के लिए भगवान का ध्यान करता हूँ, वहीं से शुरुआत होती है। आँख भी मैं खोलता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि पहले भगवान की फ़ोटो देखूँ फिर आँख खुले। आपके जीवन का सबसे बड़ा गर्व का पल? गर्व का पल तो अनेक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन हमारे जयनारायण मुन्ना पंडित जी इलेक्शन में बहुत मेहनत की थी हम लोगों ने उस समय, वो जीत के जब लोगों ने उनको कंधे पे उठा करके और उनकी मिरौणक निकाली, और उस समय मैं बहुत एक्टिवली उनके इलेक्शन में काम किया था, मुझे लगता है वो सबसे बड़ा गर्व का पल है। क्या बात है। आपके सबसे नज़दीकी दोस्त का नाम जिसे आप सब कुछ शेयर करते हैं? जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लोग हैं, लेकिन एक मेरा गुजराती दोस्त है नवनीत रवाणी, वाह। वो मेरा अच्छा दोस्त है। और एक कांतिलाल जैन है, वो मेरे अच्छे दोस्त हैं। और वैसे तो सभी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ये वो बात जो, हाँ, जो बात मैं खुदा से भी नहीं कह सकता, वो बात कहने के लिए एक अदद दोस्त ढूंढता हूँ। तो जो दोस्त है ना, जो तो सब बातें तो कर लेते हैं, लेकिन जो बातें नहीं भी की जा सकती है वो बात मैं नवनीत रवाणी और कांतिलाल जैन से करता हूँ। वाह वाह। आपको गुस्सा सबसे जल्दी किस बात पर आता है? गुस्सा कोई झूठ बोलता है और तो पकड़ा मुझे, जाता है। हाँ, बहुत गुस्सा आता है। जी जी। आपके जीवन का मंत्र क्या है, एक लाइन में? सिर्फ और सिर्फ ईश्वर जिस बहाव में ले जाए उसमें बहना। अगर आपके सामने भगवान आए और कहें कि एक वरदान मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आपके लिए खुशी की क्या परिभाषा है? खुशी का परिवार, मेरा परिवार मेरे साथ रहे, परिवार इकट्ठा रहे, परिवार के साथ मैं बहुत खुश रहता हूँ। अगर टाइम मशीन मिले तो आप किस उम्र में वापस जाना चाहेंगे? नेचुरली जवानी में ही जाना चाहूँगा, 18-20 साल की उम्र में, जिस समय कॉलेज वगैरह जाया करते थे। वाह वाह। एक शेर है और भी है कि दिल जवां तो शिकायत कैसी। शिकायत कैसी। जी जी जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि आपको हमारे साथ बातचीत पसंद आई होगी। और एक अपील ये रहेगा कि आपको दर्शकों से अपील करना है कि सभी लोग अनकही विद राजेश को सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो उन तक पहुंच सके। मैं मेरे तमाम दोस्तों से, अहबाब से, दिल की अता गहराइयों से प्रार्थना निवेदन करता हूँ कि अनकही विद राजेश आप लोग सब्सक्राइब करें। और राजेश जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं,
ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आपके हर क्षेत्र में आप प्रगति पंथ पर एकदम ऊंचाई पर रहे, ये मेरी प्रार्थना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों। जैसे हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अनकही विथ राजेश, लोगों की अनकही कहानियाँ हम आप तक लेकर आते हैं, और ये जो सीरीज चल रही है इसका नाम है सफलता की राही। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब ये वीडियो देखने के बाद सफलता के राह पर अग्रसर होंगे। हमारी ये जो श्रृंखला है अनवरत जारी रहेगी। अगले किसी नए एपिसोड में किसी नए शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत यू। धन्यवाद। बहुत बहुत खुश रहिए, खुश रहिए।